हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो देखो, रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश, इसका नाम रानी रामपाल के नाम पे हो चुका है, रानी रामपाल के। 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ किया गया? पटना में। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? हाल ही में आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले निम्नलिखित में से कौन से दो भारतीय शहर शामिल किए गए हैं? ये रुद्रसागर जो है ये कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में नंदा देवी कहाँ पर है? गोवा के अंदर। ठीक है। जिला न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करते हैं। चर्चा में रहे डीप सीक एआई का संबंध किस देश से है? कौन जीता? तो दोनों में ही भारत जीता। और किसको हरा के जीता? दोनों में ही नेपाल को हरा के जीता। सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान है पायोनियर। को इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बोलते हैं इसको हैंसन रो। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाएगा। 5-8 हजार मीटर की ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। हाल ही में यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन चुका है वो यूसीसी लागू करने वाला? हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य किसे चुना गया है? यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम साहित्य का शहर ये कौन सा बना है? माइकल मार्टिन, जोरान मिलनोविच, निकोलस मादुरो। ये कहा कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ये देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ इंडिया के स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि तुम लोग का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो देखो, महिला हॉकी इंडिया लीग जो है ये आयोजित कहाँ की गई है? तो ये की गई है जयपाल सिंह स्टेडियम में। जयपाल सिंह स्टेडियम, रांची झारखंड में। चलिए, इतना पॉइंट याद रखना, ठीक है। और इसको किसने जीता है? तो ये जीता है ओडिशा वॉरियर ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो सोरमा हॉकी क्लब को हरा के जीता है। ठीक है, सोरमा हॉकी क्लब को हरा के जीता है। तो ओडिशा वॉरियर जो है इसमें जीत चुका है। और बात करते हैं, देखो क्या है, रायबरेली हॉकी स्टेडियम, इसका नाम चेंज हो गया है। तो क्या रखा गया इसका नया नाम? और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, इसका नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? और अभी रिसेंटली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये किसने जीती? चलिए देखते हैं। तो देखो, रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश, इसका नाम रानी रामपाल के नाम पे हो चुका है। रानी रामपाल के नाम पे रख दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो वो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और बिरसा मुंडा कहां पर आता है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर आता है? तो ये आता है उड़ीसा में आता है। चलिए, और सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जो है ये देखो, ये पहली बात तो हॉकी से संबंधित है। और कहां पर हुई थी? ये मलेशिया में हुई थी, और किसने जीती? तो ये जापान ने जीती, पहली बार जीती जापान ने। ठीक है, जापान ने पहली बार जीती। किसको हरा के जीती? पाकिस्तान को हरा के जीती। चलिए, इतने पॉइंट याद रखना। आगे देखते हैं। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कहां पर आयोजित की गई? तो देखो, ग्लास मैंने कल भी याद कराया था, कल ही पढ़ाया था ये कि ग्लास कांग्रेस 2025 जो है इसका आयोजन कहां किया गया था? देखो, ग्लास से कहां पर? ग्लास किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई। अब अच्छा, एक और चीज बताओ कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्टील कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो, स्टील की रॉड से अगर कोई तुम्हारे पीछे पड़े तो क्या करो? रन मतलब रांची में की गई। रांची झारखंड में। अब देखो, यहां भी रांची झारखंड पड़ा था। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था कि जो टूर्नामेंट है महिला हॉकी इंडिया लीग, ये भी झारखंड रांची में ही हुआ था। तो देखो, झारखंड रांची के बारे में पढ़ लेते हैं, एक बार झारखंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो झारखंड है इसके सीएम कौन है वर्तमान में? झारखंड जो है इसके सीएम वर्तमान में कौन है? तो ये है हेमंत सोरेन। 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहां किया गया? पटना बिहार में। और देखते हैं आगे। भारत में एक बायो पेटेंट
कितने वर्ष तक वैध रहता है। अब देखो ये बायो पेटेंट होता क्या है, बायो पेटेंट का मतलब है जितने भी अपने पौधे हो गए, पौधे या पशु पक्षी इनमें कोई खोज की गई हो, पशु पक्षी इनमें कोई खोज की गई हो, इनकी कोई खोज की गई हो, उसमें बायो पेटेंट जो है वो मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अभी डॉली ये क्या था, भेड़ का क्लोन था, ठीक है ना, ये विकसित किया गया था, तो ये आविष्कारी तो है ना, तो ये इसी को बोलते हैं बायो पेटेंट। बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है, तो ये 20 वर्ष तक, ये आ रखा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, ठीक है, 20 वर्ष तक। बी रुधिर, बी जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है, देखो बी वाला किसको डोनेट कर सकता है, तो बी वाला एक तो बी को डोनेट कर सकता है और बी वाला ए बी को भी डोनेट कर सकता है, तो बी वाला ए बी को भी कर सकता है और ए बी को भी कर सकता है, दोनों को कर सकता है, तो ये दो ही ऑप्शन थे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले निम्नलिखित में से कौन से 2 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं। देखो आर्द्र भूमि, इससे पहले तो रामसर साइट रखते थे अपन, रामसर साइट जो है ये याद करी थी अपन ने, ठीक है। अब रामसर शहर, ये भी 2 याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब रामसर साइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि रामसर साइट जो है, रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन। और ये रामसर कन्वेंशन कहां पर हुआ था, रामसर नाम की जगह पे, जो कि कहां आती है, ईरान में। और कब हुआ था, 1971 में। लागू कब से हुआ था ये, तो लागू हुआ था 1975 से। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ, लागू कब से हुआ, 1975 में। क्या था इसके अंदर, जितने भी आर्द्र भूमि जो था उनका बचाव करना, ये संरक्षित रखना, संरक्षित करना उनको। जैसे कि अब होता क्यों करना है इसको, ठीक है, तो क्या होता है कि पशु पक्षी, जितने भी पशु पक्षी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी नदी या तालाबों के अंदर ही तो जाते हैं जहाँ पे बर्ड फेस्ट वगैरह लगता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि अजमेर के अंदर एक अन्ना सागर झील है। अब उस झील के अंदर जो है ये बर्ड जो है, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो किसी दूसरे देश से आ रहे थे और यहाँ पे ठहरने के लिए कुछ टाइम रुके, फिर वापस किसी दूसरे देश में चले गए। अब मान लेते हैं इस झील को ही मैं खत्म कर दूं, तो वो रुक ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, तो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना तो बड़े मुश्किल वाली बात हो जाएगी ना। तो क्या होंगे, ज्यादातर जो पशु पक्षी होंगे वो मर जाएंगे। तो इसी जैव विविधता को बचाने के लिए जो है आर्द्र भूमि स्थल को संरक्षित करना जरूरी है। ये चीज हो गई। अब रामसर शहर जो है वो किसे घोषित किया गया है, तो ऑप्शन डी जो है, ए और बी, इंदौर को और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं, झीलों की नगरी भी कहते हैं। रामसर साइट के बारे में कुछ और पॉइंट भी देख लो। देखो एक तो रामसर साइट वर्तमान में भारत के अंदर कितनी रामसर साइट है, तो भारत के अंदर 85 है और उन 85 में भी सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक है तमिलनाडु के अंदर। कितनी है टोटल, सर्वाधिक तमिलनाडु के अंदर 18 है, तो 18 सबसे मैक्सिमम है तमिलनाडु के अंदर रामसर साइट। कुछ रामसर साइट जो है मैं लेकर आया हूं, देखो याद करना। उससे पहले क्वेश्चन देख लो कि ग्रीन जीडीपी की पहल शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ जो है इसने शुरू की, छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहां किया गया, दिल्ली में। अब देखो रामसर साइट के बारे में कुछ पॉइंट देखो कि कहां है रामसर साइट। एक तो बताना कि रुद्र सागर कहां पर है, रुद्र सागर कहां पर है, नंदा झील कहां पर है, और कोलेरू झील कहां पर है, कोलेरू झील कहां पर है, कोलेरू झील। और दीपोर भील कहां पर है, दीपोर भील कहां पर है, कबरताल कहां पर है, कबरताल। और नागी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर है। और एक और बताना है लोनार झील कहां पर है, लोनार झील जो है ये कहां पर है। तो देखो चलो देखते हैं कि देखो कि रुद्र सागर जो है ये कहां पर है, तो ये त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में। नंदा देवी कहां पर है, गोवा के अंदर। कोलेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। दीपोर भील कहां पर है, दीपोर भील असम में है। कबरताल नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये तीनों ही बिहार में है, तीनों ही बिहार के अंदर है। और लोनार झील कहां पर है, महाराष्ट्र में।
चलिए और देखते हैं। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एआई फादर ऑफ एआई किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं, ये किसको कहते हैं? जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को, जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ एआई कहते हैं। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। देखो जिला न्यायाधीश, ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है, जिला न्यायाधीश, ठीक है। जिला न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल, ठीक है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट वाले को राष्ट्रपति करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चर्चा में रहे डीप सीक एआई, डीप सीक एआई का संबंध किस देश से है? तो देखो चीन द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो चीन है, चीन, ये क्या है? ये चीन का एआई स्टार्टअप है, चीन बेस्ड कंपनी का एआई स्टार्टअप है। चलिए और देखो ये ओपन एआई, ये किसने विकसित किया? गूगल एआई, गूगल एआई, इसका नाम क्या है? गूगल एआई का नाम क्या है, ठीक है। और एक और चीज बतानी है कि प्रथम, ये देखो ये आ रखा है किसी पेपर के अंदर कि प्रथम क्षेत्रीय आधारित एआई न्यूज एंकर, ये कौन है, ठीक है। न्यूज एंकर कौन है? एआई आधारित क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज एंकर कौन है? तो देखो ओपन एआई जो है, इसने कौन सा एआई विकसित किया? तो इसने करा चैट जीपीटी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेटेड प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। गूगल एआई कौन सा है? जेमिनी जो है ये गूगल का एआई है, जेमिनी। चलिए और प्रथम क्षेत्रीय आधारित एआई न्यूज एंकर, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लीसा। और ये लीसा जो है कहां पे न्यूज एंकरिंग करती है? उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में न्यूज एंकर है। चलिए और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव ये कहां पे आयोजित हुआ, और खो खो विश्व कप जो है ये कहां पे आयोजित हुआ? देखो सौर महोत्सव जो है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। और खो खो विश्व कप ये भी दिल्ली में ही आयोजित किया गया। देखो खो खो विश्व कप में महिलाओं के अंदर, महिलाओं में और पुरुषों में कौन जीता? तो दोनों में ही भारत जीता। और किसको हरा के जीता? दोनों में ही नेपाल को हरा के जीता। चलिए भारत जीता है, ठीक है। और देखते हैं सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान है पायोनियर, ठीक है। पायोनियर फर्स्ट, ये किसके द्वारा भेजा गया? तो पायोनियर फर्स्ट भेजा गया किसके द्वारा? ये नासा के द्वारा भेजा गया। राज्यों में निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श देते हैं। देखो निर्वाचन जो आयोग है ना, वो जो भी इलेक्टेड मेंबर या फिर कोई भी सदस्य खड़ा हो रहा है उसकी योग्यता के बारे में या अयोग्यता के बारे में बताएगा। किससे परामर्श करेगा? तो किससे करेगा? राज्यपाल। देखो राज्य की बात हो रही है तो राज्यपाल से करेगा, राज्यपाल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, अब देखो ये मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस बनाते हैं, तो 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस ही मनाते हैं, लेकिन कुछ और है, ठीक है ना, कि कौन सा दिवस बनाया गया। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो विश्व कुष्ठ रोग दिवस, जिसको लेप्रोसी डे भी बोलते हैं, लेप्रोसी डे भी कहते हैं, इसको मनाया गया। देखो लेप्रोसी डे जो है ये 26 जनवरी को मनाया जाता है हर बार? नहीं मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है जो संडे का जो लास्ट संडे आता है किसका? जनवरी का। इस दिन जो है ये लेप्रोसी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार जो लास्ट संडे पड़ रहा है जनवरी का वो 26 जनवरी को पड़ रहा है, तो इस दिन जो है लेप्रोसी डे या फिर विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है वो मनाया जाएगा। अच्छा, ये जो लेप्रोसी नाम की बीमारी है ना, ये शरीर के किस भाग में होने वाली बीमारी है? तो त्वचा पे होती है, त्वचा पे। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बोलते हैं इसको हैंसन रोग भी कहते हैं इसको, ठीक है, हैंसन रोग भी कहते हैं। और किससे होने वाली बीमारी है? तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से। और कौन सा बैक्टीरिया है? तो ये बैक्टीरियम लेप्रे जो है इससे होने वाली बीमारी है। देखो लोकपाल दिवस कब मनाया गया?
राष्ट्रीय मतदाता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया? देखो लोकपाल दिवस जो है, लोकपाल दिवस ये पहली बार मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को, 16 जनवरी को पहली बार मनाया गया है। देखो लोकपाल दिवस, लोकपाल अधिनियम कब आया था? लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम पहली बार, मतलब पहली बार ही आया था, ठीक है ना। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम जो है ये कब आया था? 2013 में आया था। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 25 जनवरी को, 25 जनवरी को, मतलब गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले मतदाता दिवस मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाएगा, 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देखो ओलंपिक अनुसंधान, देखो भारत जो है 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है। उसके लिए ओलंपिक क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसके लिए ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन किया गया 2025 में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में, गुजरात में। और भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ पे बना है? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय बना है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। और कहां पर आती है ये? सोनीपत हरियाणा में, सोनीपत हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो सैल्यूट फर्स्ट, अच्छा सैल्यूट फर्स्ट जो है ये क्या है? एक सैल्यूट फर्स्ट ये अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन है। कौन सी पर्वतारोही 5-8 हजार मीटर की ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? देखो 5 कौन सी चोटी है, लेकिन वो 8000 मीटर से ऊपर, मतलब 8 किलोमीटर से ऊपर चोटी जो है उस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। तो ये कौन है? प्रियंका मोहिते जो है ये बनी है, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रखा है पेपर के अंदर। चलिए और क्या देखना है? देखो एक तो बताओ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? और क्या बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर, भारत का सबसे ऊंचा शिखर ये कौन सा है? चलिए देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है 8848.84 जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है, मीटर। भारत का सबसे ऊंचा शिखर तो दो लगाना, देखो या तो केटू होगा या फिर कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा। देखो मोस्टली तो केटू ही आता है, क्योंकि केटू जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, तो थोड़ा विवाद वाला बना रहता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लेकिन केटू ही लगाना होता है, केटू अगर ऑप्शन में आए तो, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो कंचनजंगा आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये जो कंचनजंगा है ना ये कहां पर है? तो कंचनजंगा है सिक्किम में, सिक्किम में है। और देखते हैं, हाल ही में यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन चुका है? देखो यूसीसी लागू करने वाला, इससे पहले देखो अभी हफ्ते भर पहले मैंने क्लास कराई थी कि यूसीसी संविधान पुस्तिका, यूसीसी पुस्तिका जो है लागू करने वाला प्रथम राज्य बन चुका है उत्तराखंड, और यूसीसी लागू करने वाला भी राज्य बन चुका है उत्तराखंड, ठीक है ना। इससे पहले घोषणा हो गई थी कि यूसीसी लागू करेगा कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। क्या उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू है? नहीं, गोवा में है पहले से ही। तो फिर ये क्वेश्चन तो ये कौन सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना, कि यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य तो उत्तराखंड है, लेकिन गोवा में पहले से ही लागू है। तो देखो दोनों में क्या अंतर है कि गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन था, पुर्तगाल के अधीन था। इसको आजाद कराया गया, कब कराया गया? तो ये 1961 में कराया गया। और 1961 में कौन सा ऑपरेशन चला था? कौन सा ऑपरेशन? तो ये चला था ऑपरेशन विजय चलाया गया था इसको आजाद कराने के लिए। तो जब पुर्तगाली गए ना तो वहां पे पहले से ही यूसीसी लागू था, लेकिन ये जो यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है ना, ये आजादी के बाद वाला है, आजादी के बाद, या फिर बोलेंगे कि खुद जो है, मतलब खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाकर जो है लागू करने वाला कौन बन चुका है? तो ये उत्तराखंड बन चुका है। तो देखो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो यूसीसी के बारे में बताता है? कौन सा संवैधानिक संशोधन है? गलत बता दिया मैंने। कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता, समान
नागरिक संहिता के बारे में बताता है, यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में बताता है, तो वो बताता है आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 जो है वो बताता है। इतने पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड प्रथम राज्य बन चुका है जो यूसीसी लागू करने वाला। अच्छा, कब लागू हुआ है ये डेट भी याद रखना, ठीक है ना, कि कब लागू हुआ है। तो ये 27 जनवरी, 27 जनवरी, ये डेट इंपॉर्टेंट है कि 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू हुआ उत्तराखंड के अंदर। चलिए और देखते हैं। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन कौन है? जम्मू डिवीजन। कौन सा डिवीजन? जम्मू डिवीजन है, ठीक है। और भारत के विदेश मंत्री द्वारा 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के विदेश मंत्री द्वारा 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। अच्छा, इससे पहले देखो बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना, 5वें वाणिज्य दूतावास का। इससे पहले कहाँ कहाँ है? तो दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और बेंगलुरु में। देखो बेंगलुरु में अब करा गया है, ठीक है ना। तो बेंगलुरु नहीं, इससे पहले 4 थे, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ये 4 थे। और अब जो 5वां हो जाएगा वो बेंगलुरु हो जाएगा, अमेरिका का वाणिज्य दूतावास। अमेरिका के अंदर जो है अभी 47वें राष्ट्रपति कौन से बने? 47वें राष्ट्रपति कौन से बने? तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बने हैं। और एक और चीज की याद रखनी कि भारत जो है ना, भारत अपना वाणिज्य दूतावास जो है वो अमेरिका में कहाँ खोलेगा? तो ये लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में जो है भारत खोलेगा। चलिए, हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य किसे चुना गया है? देखो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के बारे में पढ़ते हैं, सदस्य के बारे में उसके बाद में पढ़ेंगे। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1787 में हुई थी। 1787 में हुई थी। 1787 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा कि कहाँ पर है ये? तो ये लंदन में है, लंदन में है। और इसका काम क्या होता है? देखो इसका काम ये होता है कि जो क्रिकेट से जुड़े नियम जो है ये बनाना, क्रिकेट से जुड़े नियम जो है बनाना। कौन बनाता है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। अब मान लेते हैं कि देखो कल को कोई नियम बना, जैसे कि अभी नियम क्या है, ठीक है ना, कि 1 मिनट के अंदर बॉलिंग करानी होती है नेक्स्ट ओवर स्विच करने समय। तो वो किसने बनाया होगा? तो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने ही तो बनाया होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने ये जो है क्रिकेट से जुड़े नियम जो है वो बनाते हैं। और क्या चीज याद रखनी है कि देखो इसके जो नए सदस्य कौन बने? तो जय शाह बने हैं, ठीक है। संजीव रंजन, देवजी सेकिया, अरुण मिश्रा, ये कौन है? इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संजीव रंजन जो है वर्तमान में कौन है? तो ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और देवजी सेकिया कौन है? ये बीसीसीआई के सचिव बने हैं, बीसीसीआई के सचिव बने हैं। और अरुण मिश्रा जो है क्या बने हैं? तो बीसीसीआई के लोकपाल बने हैं। लोकपाल जो है ये बने हैं। लोकपाल का काम क्या होता है? ये भ्रष्टाचार को रोकना इसका काम होता है, ठीक है। और क्रिकेट से जुड़े नियम कौन बनाता है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। 1787 में इसकी स्थापना हुई थी लंदन के अंदर। एक और चीज याद रखना कि देखो एम एस धोनी, मिताली राज, एक और नाम याद रखना, सुरेश रैना, युवराज सिंह, झूलन गोस्वामी जो कि फास्ट बॉलर है, झूलन गोस्वामी। इन पांचों को जो है ना 1 2 3 4 5, इन पांचों को जो है ना अभी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने जो है लाइफ टाइम जो है या फिर आजीवन सदस्यता दी थी, ठीक है ना, सदस्यता दी थी, ठीक है ना। 2023 में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने 2023 में एमएस धोनी, मिताली राज, सुरेश रैना, युवराज सिंह और झूलन गोस्वामी को आजीवन सदस्यता दी थी। अभी कौन सदस्य बने? जय शाह बने हैं, ठीक है ना, जय शाह बने हैं। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? संजीव रंजन थे। देवजीत सेकिया जो है बीसीसीआई के सचिव है और अरुण मिश्रा लोकपाल है बीसीसीआई के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम साहित्य का शहर ये कौन सा बना है? तो भारत का प्रथम साहित्य का शहर बना है कोझिकोड कहाँ आता है? केरल में। एमटी वासुदेवन नायर, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं,
कार है, ठीक है ना। इनका रिसेंटली देखो, इनका रिसेंटली निधन भी हुआ था, ठीक है ना, इनका रिसेंटली निधन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुआ है, ठीक है ना। बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो ये बने हैं बेलारूस के नए राष्ट्रपति जोरान मिलनो, नहीं देखो इसके ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है ये बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं। देखो बेलारूस जो है अभी किस संगठन का जो है ये सदस्य बना था, तो ये एससीओ का बना था। एससीओ की स्थापना कब हुई थी, 2001 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग में। और इसके वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 10, और 10वां सदस्य कौन बना है, तो ये बेलारूस बना है, बेलारूस। और इस बेलारूस के जो है राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, अब ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको बन चुके हैं। और एक और चीज याद रखनी है कि भारत जो है इस एससीओ का मेंबर कब बना था, 2017 में। भारत और पाकिस्तान जो है ये टोटल 2 देश जो है 2017 में इसके सदस्य बने थे। चलिए, माइकल मार्टिन, जोरान मिलनोविच, निकोलस मादुरो, ये कहा के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, ये देखते हैं। तो देखो ये जो माइकल मार्टिन है ना, ये अभी पीएम बने कहा के, ये बने हैं आयरलैंड के। कल की क्लास में बताया था। जोरान मिलनोविच बने कहा के, तो जोरान मिलनोविच है क्रोएशिया के। और निकोलस मादुरो बने हैं, ये बने हैं वेनेजुएला के बने हैं। चलिए आगे देखते हैं, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। देखो पश्चिम बंगाल का शोक जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। और डैश आहार उन रोगियों, देखो पीवी से क्वेश्चन है, ठीक है ना, अलग अलग परीक्षाओं में आ रखे कि DASH डैश आहार उन रोगियों को प्रस्तावित किया जाता है जो इस रोग से ग्रसित है। देखो किस रोग से ग्रसित है जिनको डैश आहार दिया जाता है, तो डैश में जो H है ना, इसकी फुल फॉर्म में देखोगे तो इसका H की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन को बोलते हैं उच्च रक्तचाप। तो उच्च रक्तचाप जो है इसका करेक्ट हो जाएगा कि डैश आहार किन रोगियों को दिया जाता है जिनको उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो। आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। धन्यवाद।